नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था सुपर टेट के लिए हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें स्टार्टिंग के 20 प्रश्न हिंदी के देखे थे। पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के 30 प्रश्न, जिसमें 10 प्रश्न हम सबसे पहले संस्कृत के देखेंगे, फिर 10 प्रश्न हम इंग्लिश के देखेंगे और फिर 10 प्रश्न हम साइंस के देखेंगे। टोटल 30 प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट सुपर टेट की अलग से ऑलरेडी बनी हुई है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट और कुछ टॉपिक वाइज वीडियो वगैरह मिल जाएंगे। तो 21 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। संस्कृत का है कि नाना फलय फलति कल्पलतेव भूमि। इस श्लोकांश में जो फलति है उसका अर्थ जो है वो क्या होगा। इस और जो मेरी आवाज है वो आपको थोड़ा सा और लाउड और क्लियर सुनाई दे रही होगी, क्योंकि माइक जो है वो खराब हो गया था, तो मैंने ऑर्डर किया था, आज जो है वो आ गया है और अब आपको इसी प्रकार बुलंद आवाज जो है वो सुनाई देगी। तो देखिए, ये जो यहां पर लाइन लिखी हुई है, एक्चुअल में ये पूरा श्लोक नहीं है। श्लोक इससे पहले और भी 2-3 लाइनें हैं, तो वो कंप्लीट श्लोक जो है उसका अर्थ जो निकलता है वो मैं पूरा बताता हूं कि इस श्लोक में क्या बताया गया है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे राजन, यदि पृथ्वी रूपी गाय का दोहन करना हो तो प्रजा का पालन बछड़े के समान करो। ये इससे पहले की लाइन का अर्थ है। और क्योंकि भले प्रकार दोहन या भली प्रकार से आप जो पालन करते हैं पृथ्वी का, वो कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली होती है। तो जो सबसे लास्ट लाइन मैंने बोली वही यहां पर लिखा है, नाना फले फलति कल्पलतेव भूमि, यानी कि भली प्रकार से पालन की हुई जो पृथ्वी है वो कल्प वृक्ष के समान, कल्पलतेव लिखा है ना, कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर पूछा गया फलति का अर्थ क्या होता है। फल देती है, परिणाम वाली, फल का पहुंचती है या फल वाले। तो स्पष्ट तौर पर अभी मैंने बोला फल देती है, आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो श्लोक आपका जो मैंने बताया, ये श्लोक आपका जो श्री भर्तृहरि हैं उनके द्वारा जो नीति शतक जो है वो लिखा गया है, उसी से श्लोक लिया गया है। अगला प्रश्न 22 देखते हैं। साकारः इति पदस्य विलोम पदम भवति, यानी कि आपको इसका क्या बताना है, विलोम बताना है। लिखा ना कि इस पद का विलोम पदम भवति। विलोम शब्द क्या होगा, विकारः होगा, निराकारः होगा, तिरस्कारः होगा, आकारः होगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। तो आप कंफ्यूज ना होइए कि विसर्ग लगाए तो कुछ और होगा। आप साकार का विलोम जानते हैं क्या होता है, बिल्कुल आपका साकार का विलोम निराकार होता है। बस यहां पर विसर्ग लगा तो निराकार, आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निराकार मतलब देखिए, साकार मतलब जिसका आकार हो। एक भगवान वो होते हैं जिनका हमें पता है आकार हो, उनकी पूजा होती है। एक निराकार भगवान जिनका कोई आकार में नहीं पता है, एक उस आधार पर आप इन दोनों के विलोम को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 23 कि रक्षा पुरुषः पद में प्रयुक्त समास कौन सा होगा। कर्मधारय समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या बहुब्रीहि समास होगा। रक्षा पुरुषा का सबसे पहले आप क्या करेंगे, समास विग्रह। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो रक्षा पुरुष आपका आता है तत्पुरुष समास में, आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि ये पूछ लिया जाता कि जो विभक्ति होती ना उसमें प्रथमा द्वितीया, वो किस में आता है आपका रक्षा पुरुषा, तो आप कहेंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास में जो है वो आता है। अब इसमें भी 2 टाइप से आपका समास विग्रह होता है, एक लौकिक विग्रह होता है, एक अलौकिक विग्रह होता है। लौकिक विग्रह में रक्षाए पुरुषः इसका आपका समास विग्रह होगा, और जो अलौकिक विग्रह उसमें रक्षा दे पुरुष सु इस टाइप से होता है। पर उतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता है, आपको नॉर्मली ये पता होना चाहिए कि कौन सा समास होगा। 24 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरि वंदे बहुत पूछा जाता है, ये तो आपको एकदम रटा होना चाहिए। और आपको याद होगा तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। बताना है इस पद में संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, पूर्व रूप होगी या अनुस्वार होगी। तो ऑप्शन एबीसीडी में से छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। हरिम वंदे पद में संधि कौन सी होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी वाला अनुस्वार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और सेम यही प्रश्न आपका एक बार पूछा गया था, जिसमें यहां पर ऑप्शन में सूत्र दे रखे थे
कहने का मतलब क्या है कि जो संधियों के सूत्र होते हैं वो दे रखे थे, यानी अनुस्वार की जगह मोह अनुस्वारा जो सूत्र है वो लिखा था कि इसमें जो संधि है वो किससे होती है, मोह अनुस्वारा भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, तब भी आपका वही ऑप्शन सही हो जाएगा। और भी जैसे ऑप्शन में क्या होता है, तो झलाम जसोअंते आपका एक सूत्र होता है, एक एचो अय वायवाह सूत्र होता है। तो ऐसे ही 4 सूत्र करके भी प्रश्न पूछा जा चुका है। 25 प्रश्न कह रहा है कि पिबतु क्रियापद में लकार कौन सा है, लोट, लिट, लुट या लंग। इस टाइप से 4 ऑप्शन है। पिबतु क्रियापद में लकार आपको बताना है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, इसको करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पिब जो धातु है उसके सभी अलग अलग में रूप। अब देखिए, जो पिबतु पिबताम पिबंतु होता है किसमें चलता है, आप क्या कहेंगे, लोट लकार में चलता है। अब लोट लकार में किस प्रकार चलता है, पिबतो पिबताम पिबंतु, फिर पिब पिबतम पिबत, फिर पिबानी पिबाओ पिबामा, इस टाइप से चलता है। तो आपका यहाँ पर लोट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, यही चीज मैंने क्या कहा कि सभी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर पिबत्ती लिखा होता तो आपको पता होना चाहिए पिबती पिबिता पिबंती किस में चलता है, तो आपका लट लकार में चलता है। तो इस टाइप से पूछा कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ यही पूछा गया तो यही पूछा जाएगा। और भी जैसे कि अब यहाँ पर ऑप्शन में लुट दे रखा है, तो लुट में कैसे चलते हैं, पिबता पिबतारोह पिबतारह, फिर पिबता पिबतासी पिबतास्ता पिबतास्त, इस टाइप से चलते हैं लुट लकार में। इसी प्रकार आपका लंग लकार में किस प्रकार चलते हैं, तो आ से चलते हैं, अभिपत अपिबताम अपिबन, फिर अपिवाहा अभिपितम, फिर अभिपत, और इसी प्रकार नीचे भी अपिवम अभिवाव अभिवाम। तो मेन है कि यहां से अलग अलग टाइप के प्रश्न कैसे भी पूछे जाए आपको सब करने हैं, आपको कोई छोड़ के नहीं आना है। अगला प्रश्न 26 कह रहा है कि कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यम सुविचारैव कुर्वता। तो आपको बताना है इस श्लोक में जो सुधिया लिखा हुआ है इसका अर्थ जो है वो क्या है। और सुधिया यहाँ पर लिखा कहाँ है, दूसरी वाली लाइन में लिखा हुआ है, इसका आपको अर्थ बताना है। अब इसके लिए आपको पूरा श्लोक का अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, मेरे साथ साथ समझते चलिए। लिखा है कर्मायत्तम फलम, यानी कि कर्म के अनुसार जो फल होता है, पुंसाम बुद्धि, आगे लिखा है पुंसाम, यहां तक हम लेंगे पुरुष के लिए, कि इस पूरी इतनी लाइन का आपका अर्थ क्या निकलेगा कि यद्यपि पुरुषों को कर्मानुसार फल मिलता है, लिखा है ना कर्मानुसार फलम पुंसाम, फिर आगे यहां से नेक्स्ट लाइन है कि बुद्धि कर्मानुसाराणी, यानी कि जो बुद्धि है और बुद्धि भी कर्म के अनुसार ही होती है। यानी पहली लाइन का अर्थ क्या निकलेगा आपका कि यद्यपि पुरुषों को कर्मानुसार फल प्राप्त होता है और बुद्धि भी कर्म के अनुसार ही होती है। फिर दूसरी लाइन पे आते हैं, लिखा है कि तथापि सुधिया भाव्यम सुविचारेव कुर्वता, यानी कि यहां से आप क्या कहेंगे कि तथापि जो विद्वान होते हैं, विद्वान जो होते हैं वो मनुष्यों को काम सोच विचार के ही करना चाहिए। अब किसका क्या अर्थ है वो मैं नहीं बताऊं, क्योंकि वही तो प्रश्न में पूछा गया, वो तो आपको बताना है। मैंने देखिए पूरी लाइन का बता दिया, मतलब निकलेगा कि तथापि जो विद्वान होते हैं मनुष्य, जो विद्वान मनुष्य होते हैं उनको काम सोच विचार के करना चाहिए। अब आपको बताना है या सुधिया का अर्थ क्या होगा, सुविधा के लिए, उत्तम बुद्धि वाले द्वारा होना चाहिए या कर्म के अधीन। आशा करते हैं अब तक आपने आंसर सोच लिया होगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तम बुद्धि वाले। इसी को तो मैंने विद्वान बोल दिया, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 कह रहा है कि एक त्रिंसत किस संख्या का वाचक है। एक ना एक इस टाइप से संख्या पूछ ली जाती है, तो संख्या तो आपको हर हाल में आनी चाहिए, ताकि कैसे भी कहीं से भी कोई प्रश्न आए आप गलत ना करें। तो एक त्रिंसत किस संख्या का वाचक है ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ए ऑप्शन 31 जो है वो सही हो जाएगा। त्रिंसत होता है 30, एक त्रिंसत मतलब कि 31, द्वि त्रिंसत 32, इस टाइप से आपकी गिनतियां चलती हैं। 28 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना भास की नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, कर्णभार नहीं है, या अविमारक नहीं है, या भारत चंपू नहीं है, या दूत वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से एक आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला भारत चंपू आपका ऑप्शन सही होगा, जो कि भास की रचना नहीं है, बाकी सभी जो है वो हैं। और भारत चंपू जो है उसके रचयिता माधव भट्ट के नाम से वैसे प्रख्यात हैं, वैसे इतना डिटेल में नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। 29 प्रश्न देखते हैं।
मातुल का अर्थ जो है वो क्या होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये तो कोई भी गलत नहीं करेगा कि मामा होता है मातुल का मतलब, माता होता है, पिता होता है या नाना होता है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रश्न मैं आपको इसी प्रकार प्रोवाइड कराता रहूं। आप एक लाइक और साथ ही साथ वीडियो को शेयर अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो बात करते हैं, चलिए आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से 29 का क्या सही होगा? तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन मामा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका मातुल का अर्थ मामा होता है। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट जो है संस्कृत का, और उसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश के प्रश्न। और प्रश्न है आपका कि नद्याहा पद में विभक्ति वचन बताइए। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? नदी के सभी आपको शब्द रूप आने चाहिए। अब नद्याहा किस सीरियल में आता है वो आपको तभी पता चलेगा। तो चार ऑप्शन है, प्रथमा एक वचन, चतुर्थी एक वचन, तृतीया एक वचन या प्रथमा बहुवचन। तो किस प्रकार से रूप चलते हैं? अगर देखिए आपने ऊपर से नीचे के क्रम में याद किए हैं तो आप देखेंगे नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याहा, नद्याहा, नद्याम, हे नदी, इस टाइप से चलते हैं। किसमें? एक वचन में। और इसी प्रकार द्विवचन में नद्यो, नद्यो, नदीभ्याम, 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 नद्योहो, नद्योहो, हे नद्यों चलते हैं। और बहुवचन में नद्याहा, नदी, नद्याहा सबसे पहले आ रहा है। और क्या पूछा गया? नद्याहा पूछा गया है। पर यहां पर जो पहले एक वचन में नद्याहा आता है उसमें आ की मात्रा भी लगती है, इस चीज का अंतर समझिए। यहां पर जो आता है नद्याहा उसमें इस प्रकार से एक मात्रा भी लगती है। तो इस नद्याहा और साथ ही साथ जो बहुवचन है इसमें आने वाला जो नद्याहा है उसमें ये वाला नद्याहा आता है जिसमें आपकी मात्रा नहीं लगती है। तो बस ये अंतर ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका ये वाला जो नद्याहा है वो किस में आएगा? प्रथमा बहुवचन में आएगा। इस टाइप से होता है ना, सबसे पहले इधर एक वचन, बीच में आपका द्विवचन और लास्ट में आपका बहुवचन। तो इस टाइप से रूप चलते हैं। अगर इस टाइप से आपने याद किए नदी, नद्यो, नद्याहा, और नद्याहा ही तो पूछा गया है, यानी कि प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में आपका प्रथमा बहुवचन सही हो जाएगा, नद्याहा। इंग्लिश के प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। बैरन आपसे पूछा गया, ये एसएससी में बहुत पूछा जाता है, एकदम फेवरेट है आपका एसएससी का। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा, अपोजिट बताना है, ये ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बी वाला आपका ऑप्शन फर्टाइल सही हो जाएगा, इसको रट लीजिए एकदम। बैरन का अपोजिट फर्टाइल होता है, बहुत बार रिपीट होता है। फिल इन द करेक्ट प्रपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। ही वॉज बॉर्न डैश इंडिया। लाइव टाइमिंग क्या है? 8 बजे की। तो लाइव आके भी वीडियो आप देख सकते हैं, शाम के 8 बजे की लाइव टाइमिंग है। कोशिश कीजिए लाइव देखिए, एक साथ आंसर भी देते चलिए, आपको भी मजा आएगा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में। और सभी सब्जेक्ट इसी प्रकार हम करा रहे हैं। तो चार ऑप्शन में बताना है, ओ डबल एफ आएगा, इन आएगा, ऑफ आएगा या थ्रू आएगा। ही वॉज बॉर्न डैश इंडिया। तो क्या बोलते हैं? नॉर्मल जो बोलते हैं वही होगा। क्या बोलते हैं? इन इंडिया, ही वॉज बॉर्न इन इंडिया। तो बी आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। इससे देखिए पैटर्न भी आप देख रहे हैं कि एक अपोजिट पूछा जा रहा है, फिर एक प्रपोजिशन पूछा जा रहा है, फिर आपका एक सिनोनिम यानी कि समानार्थी पूछा जा रहा है। एब्सर्ड जो है इसका आपको पूछा गया है, सिनोनिम बताना है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। वैसे एब्सर्ड का मतलब क्या होता है वो भी आपको मैं बता देता हूं। इसका मतलब होता है कि बिना मतलब की बातें करना। होता नहीं, कुछ लोग होते हैं कहते हैं बेतुकी बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो बेतुका का जो सेंस होता है उसके सेंस में हम इसका अर्थ निकालते हैं। तो यहां पर सिनोनिम बताना है, यानी कि सेम अर्थ ही बताना है, अपोजिट नहीं बताना है। तो चार ऑप्शन में आपको पहला ही ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है। रेडिकुलस हम काफी सुनते भी हैं बहुत से मूवीज, शो, पिक्चर्स में। तो वहां पर आप देखते हैं इसी सेंस में यूज करते हैं रेडिकुलस। तो आपका ऑप्शन ए ही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका जो प्रश्न है वो है पैसेज पे आधारित, ज्यादा बड़ा पैसेज नहीं है। लिखा है कि मैनी ईयर्स एगो देयर लिव्ड इन इंडिया अ ग्रेट किंग कॉल्ड जहांगीर। ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम और एम्पायर, सो ही वॉज कॉल्ड एन एम्परर। बहुत ही इजी देखिए लाइनें लिखी हुई हैं, कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखा है कि द एम्परर वांटेड टू बी जस्टिस टू ऑल हिज सब्जेक्ट्स। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू लाई अ बिग बेल इन फ्रंट ऑफ द प्लेस। Then he sent his soldier to every part of the empire. They announced that it is the people had any complaint, this could come to the
पैलेस एंड रिंग द बेल। देखिए यहाँ पर पैलेस लिखा है, यहाँ पर प्लेस लिख दिया इन्होंने, क्योंकि बात यहाँ पर भी पैलेस की ही हुई है कि उसके सामने जो है आने के, एंड लिखा है एंड रिंग द बेल द एम्परर हिमसेल्फ वुड लिसन टू देयर कंप्लेंट्स ही वुड गिव द जस्टिस। तो उसी की जो जस्टिस थी, न्याय की जंजीर आपको याद है, मैंने आपको बताया था, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए इस पर आधारित पहला प्रश्न कह रहा है कि जहांगीर वॉज कॉल्ड एन एम्परर बिकॉज, बिकॉज की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर BECO लिखा हुआ है जो कि गलत है, BECAUSE होती है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा गया है जहांगीर वॉज कॉल्ड एन एम्परर, उसे एम्परर क्यों जो है वो बुलाया जा रहा था, मैं बुलाया जाता था, ही वॉज अ ग्रेट किंग था इसलिए, ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम ये रीजन था, ही लिव्ड इन इंडिया या ही लिव्ड इन बिग एम्पायर मैनी ईयर्स अगो। और अपने मन से नहीं बताना, जो ऊपर पैराग्राफ में हमने पढ़ा है उसी पर बेस्ड बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम, इसीलिए तो उसे उपाधि दी गई थी, यही तो ऊपर अभी हमने पढ़ा। अगला प्रश्न भी पैराग्राफ पर आधारित है कि नहीं है, नहीं है। लिखा है अगला, विच ऑफ द करेक्ट मीनिंग वर्ड गिवन कंप्लेंड, तो आपको क्या बताना है, करेक्ट मीनिंग बतानी है, कंप्लीट, ऑब्जेक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी या डिजास्टर। तो आप जानते हैं कंप्लेंट करने का मतलब एक दूसरे सेंस में हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्शन उठाना, तो वही आपका देखिए बी में लिखा हुआ है, बहुत ही इजी सा है। देखिए इंग्लिश देखने में बड़ा कठिन लगती है, पर आप जब उस चीज के अंदर जाएंगे, पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कठिन कुछ नहीं होता, बस आपके समझने का तरीका अच्छा होना चाहिए। 36 प्रश्न कह रहा है कि यहां पर आपको कंप्लीट करना है वर्ड, सेंटेंस कंप्लीट करना है वर्ड का यूज करते हुए, जो कि आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। सेंटेंस है आपका कि ही इज डैश LLB एंड सी इज डैश AM। आपको AN, ए द, AN इस टाइप से आर्टिकल दे रखे हैं, अलग अलग छाटना है आपको, कौन सा सही होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो जल्दी से छाटिए, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। वॉवेल कॉन्सोनेंट के साउंड के आधार पर इनको हम फिल करते हैं। इससे पहले मैं कई बार बता चुका हूं, DLED के लेवल पर मैंने पूरा पूरा टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है, आशा करते हैं किसी का गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ही इज डैश LLB में क्या आ रहा है, L, इसको हिंदी में देखें लिखेंगे L, इस टाइप से तो लिखेंगे। तो जो स्टार्टिंग वाला साउंड है A का, तो वॉवेल साउंड से आने पर हम क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं, तो यहां पर आपका ही इज एन LLB हो जाएगा। तो ये एन वाले ऑप्शन एक ये हैं, एक ये हैं। दूसरे में कह रहे हैं एंड सी इज एम, तो यहां पर भी देखिए AM को हम इसी के सेंस में पढ़ेंगे ना, तो ये भी तो आपका वही आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी एन आ जाएगा। और यहाँ पर किसी प्रकार के डेफिनेट की बात नहीं की जा रही, तो दा नहीं आएगा, आपका डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 कह रहा है कि फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस देयर इज एयर एवरीवेयर। अब आपको बताना है कि जो ये एवरीवेयर है ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या, चारों की डेफिनेशन। और डेफिनेशन तो सिंपल ही है, जैसे नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, तो ये क्या आपको किसी प्रकार का पर्सन प्लेस और थिंग दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं दिख रहा, तो नाउन तो कतई नहीं होगा। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बताते हैं, क्या ये विशेषता बता रहा है कि देयर इज एयर एवरीवेयर, क्या कोई विशेषता प्रकट कर रहा है, आप कहेंगे नहीं। वर्ब क्या होता है, एक्शन शो करता है, वर्ब इज अ वर्ड विच शोस एक्शन, काफी बार बताया मैंने, तो ये क्या एक्शन की बात हो रही है, नहीं। बचा क्या एडवर्ब, एडवर्ब आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एडवर्ब होता है क्या है, क्रिया विशेषण होता है, जहां पर क्या कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके होते हैं एडवर्ब, यहाँ वही बात हो रही है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 38 प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द गिवन सेंटेंस, चेंज द इनटू पासिव वॉइस में आपको चेंज, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक क्या सेंटेंस है कि द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 12 हाउसेस। अब इस पर आधारित 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा इसमें से पासिव वॉइस जो है वो सही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सबसे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो 12 हाउसेस को हम लाएंगे सब्जेक्ट के लिए आगे, तो देखिए सब में ही आगे है। अब आप अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, जो यहाँ पर हैज लिखा हुआ है इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, आपका जो यहाँ पर हैज लिखा हुआ है ये हैज हैव किस में आता है, तो आप कहेंगे ये आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और एक्टिव वॉइस से पासिव वॉइस में चेंज करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज हैव लगती है, और इसमें क्या लग जाती है, इसमें हैज हैव के साथ बीन और जुड़ जाता है।
बस आपको क्या करना है, 12 हाउसेज लिखा है ना यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है, हाउसेज, तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, हैज हैव में चेंज हो जाएगा। बाकी ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं आपको किसी और में दिखा ही नहीं रहा हूं। बी ऑप्शन ही आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि जो हैज होता है ये आपका सिंगुलर फॉर्म होता है, तो पहले जो द स्टॉर्म के साथ हैज आया था ये सिंगुलर के चक्कर में आया था, पर जब आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया तब ये आपका सब्जेक्ट हो गया है प्लूरल, और प्लूरल के साथ हैज नहीं आता है, हैव आता है, इसीलिए 12 हाउसेस के साथ यहां पर हैव आया है, हैज नहीं आया है। साथ ही साथ बीन क्यों लगा है? क्योंकि जब हमने इसको चेंज कर दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ साथ बीन भी जुड़ जाता है, तो इसीलिए हैव बीन आ गया है। डिस्ट्रॉयड का डिस्ट्रॉयड ही रहेगा, और साथ ही साथ आगे जो द स्टॉर्म था जो कि सब्जेक्ट था ये आपका बन जाता है ऑब्जेक्ट, और बाई के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो बाई द स्टॉर्म आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 प्रश्न देखते हैं कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपसे एक्टिव पॉसिव नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा गया है, और सेंटेंस दे रखा है कि श्रेया सेड टू हिज ब्रदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू फीलिंग बेटर। 4 ऑप्शन है, छाटिए जल्दी से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। चारों में आपको ऑप्शन नहीं पढ़ के बता रहा हूं, आपको छाटना है, बताना है कौन सा इसमें से सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, तब तक आप अपना सोच लेंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए आर यू फीलिंग बेटर लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि जो सेड टू होता है वो चेंज हो जाता है आस्क्ड में, तो आपका पहला ऑप्शन कट जाएगा, टोल्ड लगा हुआ है, डी ऑप्शन कट जाएगा, टोल्ड सेड टू लगा हुआ है, बी या सी में से कोई आंसर आपका होगा। तो श्रेया सेड टू हिज ब्रदर की जगह क्या हो जाएगा, श्रेया आस्क्ड हिज ब्रदर। इतना आपको समझ में आया। फिर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है इसकी जगह आपका जो हटता है, तो हटने के बाद आपका क्या लगता है, इफ या वेदर लगता है, तो यहां पर इफ का यूज किया गया है, दैट वाला ऑप्शन कट जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी कोई सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। परंतु एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा हो, जैसे होता है ना वट है, वाई है, हु है, इस टाइप के हो, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कोई आप ये इफ वगैरह जोड़ने का या दैट का जोड़ने का यूज नहीं करेंगे, वो जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही जोड़ने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर तो कोई क्वेश्चन वर्ड है नहीं, क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जरूर है पर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो इसलिए आप इफ का यूज कर रहे हैं, और आगे यू फीलिंग बेटर का चेंज हो जाएगा, ही वॉज फीलिंग बेटर। ये सारे रूल रेगुलेशन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट इंग्लिश का, इसके बाद हम देखेंगे साइंस के प्रश्न। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड गिवन बिलो इन द मीनिंग। वर्ड आपका क्या है, अ बिग सॉट, इसका आपको बताना है अर्थ क्या होगा। लिखा है ना वर्ड गिवन बिलो इन द मीनिंग, तो स्टूपिड पर्सन होता है इसका मतलब, एन इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ होता है, या आ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन होता है। अब इस टाइप के बहुत से, इनकी लिस्ट इतनी ज़्यादा है कि आप याद करते करते जिंदगी बीत जाएगी, नहीं याद कर पाएंगे। तो कोशिश क्या कीजिए कि डेली थोड़े 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 याद करते हुए चलिए, ताकि एग्जाम टाइम एकदम आपको बोझ न जाए, ना पड़े। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन एन इंपॉर्टेंट पर्सन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि आप इन सभी चीजों को रटें, कई बार क्या होता है आप इसी को रूट वर्ड के थ्रू जो है निकाल सकते हैं। आप कहेंगे आप रूट वर्ड क्या होते हैं, रूट वर्ड होते हैं जैसे कि कोई भी वर्ड होता है ये बना होता है आप किसी ना किसी अर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे बिग है तो BIG इस टाइप से है, तो BI का अर्थ आप रूट वर्ड के थ्रू यदि आपको पता है सारी चीजें, तो आपको नहीं भी अगर पता है कि यहां पर क्या बात की जा रही है, उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। वो काफी थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, इसलिए मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं। आपके लेवल पर आपको ये सारी चीजें याद ही करनी पड़ेंगी, पर रूट वर्ड भी एक ऑप्शन होता है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर एन इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाएगा। अ बिग शॉट, और ये सारी चीजें क्या है नॉर्मल लाइफ में भी यूज किया करिए, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो तो उसको कहिए अ बिग शॉट। उससे क्या होता है जब आप चीज को डेली लाइफ में यूज करते हैं तो अच्छे से याद होता है। चलिए शुरू करते हैं विज्ञान के प्रश्न। 41 नंबर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से छाटिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। मैं डायरेक्ट आंसर की बात करूंगा। आंसर की बात करते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र का जो रीजन होता है वो होता है भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल
सही हो जाएगा। 42 प्रश्न कह रहा है कि जीवों में आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं वो संतान में ले जाए जाते हैं राइबोसोम के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा या लाइसोसोम के द्वारा। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं वो संतान में किसके द्वारा ले जाए जाते हैं। तो आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी, तो बी वाला आपका ऑप्शन क्रोमोसोम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43 कि टेलीविजन जो प्रसारण है उसमें श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए तकनीक कौन सी होती है। श्रव्य संकेत मतलब जो सुनने वाले संकेत होते हैं उनको भेजने के लिए कौन सी तकनीक होती है। आयाम आरोपण उसे कहते हैं, या स्पंद संकेत आरोपण कहते हैं, या आवृत्ति आरोपण कहते हैं, या समय विस्तार गुणन कहते हैं। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा, आवृत्ति आरोपण जो है इसे कहते हैं। 40 इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं, जैसे आप देखते हैं जो संकेत भेजे जाते हैं वो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी तो होती है सारी चीजें, तो उसी से जोड़ के ध्यान रखिए। 44 प्रश्न कह रहा है कि जीनोम चित्रण जीनोम मैपिंग का संबंध इनमें से किससे है। रक्त वर्गीकरण से है, जीन्स का चित्रण से है, स्नायु केंद्रों का चित्रण है, या मस्तिष्क का चित्रण है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका जीन्स का चित्रण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं। 45 प्रश्न कह रहा है कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है। इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको कराया था पहले। तो आगे प्रश्न पूछ रहा है कि 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च जो है वो क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, खुद से सोचिए कि 100 वाट का बिजली का बल्ब अगर 10 घंटे जल रहा है तो आपको कितने यूनिट बिजली खर्च हो रही है। तो आप क्या कहेंगे कि 100 वाट का अगर बिजली का बल्ब है और वो लगातार अगर 10 घंटे जल रहा है तो टोटल कितना वाट हो गया, 1000 वाट हो गया। और 1000 वाट मतलब 1 यूनिट बिजली खर्च हो रही है। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर यहीं पर होता 500 वाट के 2 बल्ब हैं, इस चीज को, ये तो यहाँ पर 1 यूनिट आ गया, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। लिखा होता है जैसे 500 वाट का एक बल्ब है और आप इसे कितने घंटे जलाएं कि ये 1 यूनिट बिजली खाए, तो आप इसे 2 घंटे जला लें तो आपका 1000 वाट पूरा हो जाएगा। यानी कि 2 घंटे में ये आपका कितने यूनिट बिजली खाएगा, 1 यूनिट बिजली खाएगा। यही चीज अगर क्या होता कि कोई 1000 वाट का जो है आपका, ऐसे डायरेक्ट लिखा है 1000 वाट का है कोई बल्ब, वो कितने घंटे जले कि 1 यूनिट बिजली खाएगा, तो आप कहेंगे 1 ही घंटा जले तो वो 1 यूनिट बिजली खाएगा। बात समझ गए होंगे आप। तो 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है तो 1 यूनिट वो बिजली खा रहा है। आगे कह रहा है कि 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च क्या होगा, तो 1 यूनिट खाया और 5 रुपए 1 यूनिट के हैं तो टोटल 5 ही रुपया तो खर्चा आया। तो आप क्या कहेंगे, ए वाला ऑप्शन 5 रुपए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 46 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है बहुत कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए, या दिष्ट धारा विभव को उच्चाई करने के लिए। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए। 47 प्रश्न देखते हैं कि वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। रसाकर्षण कहते हैं, श्वसन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या रस संकुचन कहते हैं। देखिए ऑप्शन कैसे घुमाए जाते हैं। एक सरल सा प्रश्न भी आपको कहीं ना कहीं देखने में कठिन लग जाएगा। तो देखिए कितना ज्यादा आपको प्रैक्टिस ज्यादा से अधिक करने की आवश्यकता है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 48 प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल में संबद्ध हो सकती हैं। पहला ऑप्शन है संगीत, दूसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, तीसरा ऑप्शन है फोटो और चौथा है सभी। तो किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल में संबद्ध हो सकती हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें सभी प्रकार की फाइलें आ सकती हैं, संगीत भी, डॉक्यूमेंट भी, फोटो भी। तो सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। साइंस में यहाँ पर कंप्यूटर का प्रश्न जो है इसमें दे दिया गया है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि 50 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे
और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे से चीज़ों को हम समझा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके वहां पर आइकन भी लगा हुआ है, उसको देख के जुड़ सकते हैं। 7,000 प्लस वहां पर लोग हैं। तो प्रश्न की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, या केवल दिन में? ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप क्या कहेंगे? दिन में अथवा रात्रि में। दोनों ही आपका बिल्कुल सही होगा, दोनों में ही होती है। और ये प्रश्न कंफ्यूज क्यों करता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हम जानते हैं सूरज की रोशनी में होता है, और कई बार केवल दिन में लगाकर चले आते हैं तो वो गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, दिन में अथवा रात्रि में, ये आपका जो है वो सही होगा। और भी अच्छा इससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न आते हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण होता किसमें है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और जो पेड़ पौधे हैं उनका खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा होता है? तो नीला प्रकाश होता है। और क्या यहां से पूछा जा सकता है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल प्रकाश के लिए होती है। तो ऐसे प्रकाश संश्लेषण से बहुत से प्रश्न आते हैं जो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि 1 किलोवाट घंटा जो है इसका मान जो है वो कितना होता है। आप जो यहाँ पर घातांक लिखी है उसको तो कमेंट में टाइप नहीं कर पाएंगे, तो आप एबीसीडी टाइप से ऑप्शन बता सकते हैं कि 50 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। फिर हम इसके आगे के प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले टाइम, वही टाइमिंग हमारी 8 बजे शाम की। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।